प्यारे छात्रों के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। संधि हम पढ़ रहे थे। स्वर संधि के अंतर्गत हमने 6 संधियां पढ़ ली। 7वें नंबर की संधि की आज हम चर्चा करेंगे। देखो बोर्ड पर आ जाओ। आज हम संधि पढ़ने वाले हैं पररूप। कल हमने संधि पढ़ी थी, पिछले जो वीडियो था उसके अंदर पूर्व रूप। आज पढ़ेंगे पररूप। पररूप संधि क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। पररूप का मतलब होता है कि पहले वाला और बाद वाला दोनों वर्ण मिल करके बाद वाले के जैसा हो जाएगा, उसको कहेंगे हम पररूप। एक हम जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे पर सवर्ण। पर सवर्ण अलग चीज है, पर रूप अलग चीज है। पर सवर्ण में क्या होगा? पर सवर्ण में पहले वाला बाद वाले के जैसा हो जाएगा, उसमें मिलेगा नहीं। जबकि पर रूप में क्या होगा? पहले वाला और बाद वाला दोनों मिल करके एक ही हो जाएगा और बाद वाला हो जाएगा, उसको हम कहेंगे पररूप। देखो पररूप संधि का सूत्र है यहाँ पर एंगी पररूपम। एंगी जहां सातवीं विभक्ति हो सूत्र में जिस शब्द में, तो उसका मतलब है कि उसमें जो चीज दिखाई गई है वो प्लस के बाद हो। तो यहाँ एंगी बाद में हो। एंगी में दो वर्ण आते हैं, ए तथा ओ। एंग प्रत्याहार है यहाँ पर। तो एंग बाद में हो तो पररूप संधि होगी। अब एंग बाद में किसके हो? ह्रस्व ए के बाद में। कल हमने पढ़ा था पहले एंग हो बाद में ह्रस्व ए हो तो वो पहले वाले में मिल जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं कि ए अगर ह्रस्व ए पहले हो और बाद में ए तथा ओ में से कोई सा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पहले वाला ए है वो बाद वाले में मिल जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि पहले जो ए है वो कैसा हो और बाद वाला जो ए है वो कैसा हो, उसकी कंडीशन हम समझ लेते हैं। तो यहां देखो, ए वर्णांत उपसर्ग हो, प्लस से पहले क्या हो? उपसर्ग हो। और वो उपसर्ग कैसा हो? जिसके आखिरी में छोटे ए की मात्रा हो। यानी उपसर्ग हो जिसके अंत में ह्रस्व ए हो। और बाद में क्या हो? एंग, ए तथा ओ में से कोई सा भी एक वर्ण बाद में हो। लेकिन ये ए या ओ कैसा हो? इससे शुरू होने वाली धातु, मतलब प्लस से पहले का वर्ण जो है ए हो। कैसा ए हो? उपसर्ग का। प्लस के बाद ए या ओ में से कोई सा हो, लेकिन वो किसका पहला अक्षर हो? किसी भी धातु का, किसी भी क्रिया का। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा हिसाब बन गया कि ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में छोटा ए हो, प्लस ऐसी धातु हो जिसके प्रारंभ में ए या ओ हो। यहाँ उपसर्ग होगा, ये धातु होगी, ऐसे दो शब्द वहां पर मिलेंगे। तो पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, इनमें से कोई सा होना चाहिए। एक तरफ उपसर्ग होगा, दूसरी तरफ धातु होगी। और जब धातु और उपसर्ग वाले दो शब्द मिले होंगे तो उनके जो दो वर्ण पास पास है उनके अंदर संधि होगी और उस संधि को हम कहेंगे पररूप संधि। कैसे होगी? ए के बाद ए आया, ए के बाद ओ आया तो हमारी पररूप संधि होगी। ए तथा ए मिलकर के बाद वाला बच जाएगा, पहले वाला समाप्त हो जाएगा। दूसरा ए तथा ओ मिलकर के बाद वाला ओ बच जाएगा, ए हमारा समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। और ये वृद्धि संधि का अपवाद है। वृद्धि संधि में यहाँ उपसर्ग और धातु नहीं होते हैं, लेकिन दो ऐसे शब्द हैं, एधि ऊठसु, एत्यदत्यूठसु। इण और एद धातु में प्लस से पहले उपसर्ग हो और प्लस के बाद इण धातु या एद धातु हो तो वहां पर वृद्धि हो जाएगी। ये इसका अपवाद है, उसको भी अपन देख लेंगे। पहले उदाहरण देखते हैं। प्रय प्लस एजते। यहाँ प्रय पहले आ गया, उपसर्ग का है, प्रय उपसर्ग है, इसमें आखिरी में ए की मात्रा है, बाद में धातु है और ए धातु का पहला अक्षर है। ए तथा ए मिलकर के वृद्धि संधि होनी चाहिए थी,
लेकिन वृद्धि नहीं होगी। किस कारण से? एंगी पररूपम सूत्र की वजह से नहीं होगी। और यहाँ पर दोनों मिलकर के ए तथा ए मिलकर के ए बचेगा और रूप बनेगा प्रेजते, पररूप संधि होगी। दूसरा देखो, उप प्लस ओषति। उप एक उपसर्ग है और इसके अंत में ह्रस्व ए की मात्रा है, बाद में ओ है जो एंग प्रत्याहार में शामिल है, और ये औषधि एक धातु पद बना हुआ है। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे ए समाप्त हो जाएगा, ओ बचेगा, ए ओ में ही मिल जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ हमारा रूप बनेगा उपोषति। तो ये हो गया पररूप के उदाहरण। अब नेक्स्ट देखो, पररूप और कहाँ होता है? शकंदवादी सुपररूपम। शकंदवादी कुछ एक शब्द है जिनको बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। इन शब्दों में भी पररूप होगा, लेकिन ये किसका अपवाद है? ये दीर्घ संधि का अपवाद है, जहां ए प्लस ए मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। ए प्लस ई मिलकर के क्या होता है? गुण होता है। लेकिन वहां वो चीजें नहीं होंगी और यहाँ पररूप हो जाएगा, तो दीर्घ और गुण का अपवाद यहाँ पर होगा। देखो पहला उदाहरण है शक प्लस अंधु। तो शक में ए, अंधु का ए प्लस ए बराबर आ। दीर्घ संधि पार्ट, दीर्घ संधि वाला जो पार्ट है उसमें भी मैंने ये सूत्र मेंशन किया है। ये उदाहरण मैंने वहां भी लिखे हैं क्योंकि दीर्घ संधि का अपवाद है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। यहां भी आप इनको देख लो एक बार। तो शक प्लस अंधु, शकांधु होना चाहिए। यहाँ ए प्लस ए बराबर आ होना चाहिए, लेकिन हमारा सूत्र शकंदु आदि सुपररूपम वाच्यम कहता है कि शकंदु आदि जो शब्द है उनमें पररूप होगा, बाकी सारे नियम हट जाएंगे। नेक्स्ट देखो, कर्क प्लस अंधु। यहाँ भी कर्कांधु होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या शब्द बनेगा? कर्कंधु। इस सूत्र में से निश्चित रूप से एक सवाल कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस सूत्र को अच्छे से ध्यान कर लो। नेक्स्ट है मनस प्लस ईसा। अब यहाँ देखो, मनस प्लस ईसा का मनीषा कैसे हुआ? यहाँ मनस था, तो यहाँ जो पूरा टी भाग है, टी किसको कहते हैं? अचुअंत्यादि टी सूत्र कहता है कि शब्द के आखिरी में जो स्वर है वो देखो। तो आखिरी में स्वर, मनस में आखिरी में स्वर न के अंदर ए है, और उस स्वर के बाद यदि कोई और भी व्यंजन हो तो वो पूरा टी भाग कहलाता है। यहाँ पर अस जो था वो पूरा टी है, जो अस है न का ए और से अस, ये टी है। तो ये पूरा का पूरा भाग ही पररूप हो जाएगा, यानी अस जो है वो समाप्त हो जाएगा और बाद में ई है तो ई बचेगा, इसलिए मनीषा हुआ। ऐसे यहाँ पे हदीसा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, कुल प्लस अटा, कुलाटा होना चाहिए। बहुत से छात्र इसमें गलती करते हैं और उल्टा का उदाहरण खूब पूछा जाता है, तो यहाँ कुलाटा नहीं होगा, कुलटा होगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ए प्लस ए बराबर आ क्यों नहीं हुआ? तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ शकंदु आदि सुपररूपम वाच्यम सूत्र से शकंदु आदि शब्दों में कुलटा शब्द भी शामिल है। उसके बाद लांगल प्लस ईसा बराबर लांगलीशा। यहाँ जो ए था वो इस ई में मिल गया। नेक्स्ट पतत प्लस अंजलि बराबर पतंजलि। कैसे बना बताओ मुझे? यहाँ पर भी मनस की तरह अस जैसे यहाँ था, यहाँ पे अत है टी भाग, और ये टी भाग का भी पररूप हो जाएगा। अत खत्म होकर के ए ही बचेगा और वहां पतंजलि रूप बना। अब यहाँ पे देखो, सार प्लस अंग के दो रूप बनते हैं। दो रूप कैसे बनते हैं उसको अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सारंग का अर्थ एक तो होता है पशु पक्षी, या पशु पक्षी, पशु मैंने उल्टा लिख दिया। सारंग एक पशु पक्षी, मोर को भी सारंग कहते हैं, ऐसे पशु पक्षी का नाम एक सारंग हो गया। अगर ये पशु पक्षी के नाम के लिए सार प्लस अंग आया तो वहां पर पररूप होगा, सारांग नहीं होकर के सारंग होगा। क्लियर?
अब दूसरा देखो, सार प्लस अंग बलशाली, ताकतवर अंग वाला, जिसका ताकतवर अंग है सारंग उसको कहेंगे। तो यदि उसका अर्थ बलशाली हुआ तो वहां पर सारंग होगा। कैसे होगा? दीर्घ संधि वाला चैप्टर आप देख लो, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, ए प्लस ए मिलकर के आ हो गया सवर्ण दीर्घ संधि में, अकह सवर्णे दीर्घे सूत्र से। ऐसे ही जो दूसरा शब्द है सीमन प्लस अंत, तो यहाँ यदि सीमन है तो उसका बनेगा सीमंत। कैसे बनेगा? यदि उसका अर्थ केश प्रसाधन है, सीमन है, सीमन प्लस अंत, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ केश प्रसाधन माने बालों की सजावट से संबंधित। और यहाँ सीम प्लस अंत, सीमा का जहां अंत हो, सीमा रेखा बाउंड्री, उसका यदि अर्थ हो तो वहां हम कहेंगे सीमांत, उसका हो जाएगा सीमांत। सीमांत हो गया। तो यहाँ इस तरीके से इसके उदाहरण आते हैं। अब एक सूत्र मैंने अभी शुरू में बताया था, एते धत्युठसु, तो इसमें एति, एदते और ऊठसु, तो यहाँ ऊठ या ऊठ से बन गया ऊ है। यदि किसी अवर्ण वाले उपसर्ग के बाद ये शब्द आएंगे तो वहां पर पररूप नहीं होगा, वहां पर वृद्धि ही होगा। कैसे होगा देखो, उप प्लस एपी, उप प्लस एधते, उपैधते। समझ लो कैसे हुआ। ये सूत्र कहता है एति एधि ऊठसु, इन सूत्रों में इन सूत्रों के अंदर ये जो धातु आई एति एदते और उहु धातु जो आएगी, ऊठ धातु जो आएगी, इनके अंदर वृद्धि संधि होगी। भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे? वृद्धि का अपवाद कर रहे थे, लेकिन ये वापस कहता है नहीं इसमें तो वृद्धि ही होगी, पररूप नहीं होगा। पररूप का हमारा सूत्र क्या है कि भाई प्लस से पहले उपसर्ग हो, उपसर्ग में अंत में ह्रस्व ए हो, बाद में धातु हो, धातु का पहला शब्द ए हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पररूप। लेकिन यहां तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां इस सूत्र ने इसको रोक दिया और ये सूत्र कहता है कि नहीं वो सूत्र यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पर तो वृद्धि वाला ही सूत्र काम करेगा, वृद्धि ही होगी। वृद्धि संधि में हमने पढ़ा था ए के बाद ए आए तो आई हो जाता है, तो यहाँ ए प्लस ए मिलकर के आई हो गया, ए प्लस ए मिलकर के आई हो गया। इस तरीके से यहाँ आज हमने पररूप संधि, पररूप के अंदर कुछ एक अपवाद, ये सारी चीजें हमने जानी। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण इसके देखिए, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को आप कॉपी में लिख करके याद कीजिए, नोट कीजिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। संस्कृत व्याकरण के और वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को खोल लीजिए। आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड वाली प्लेलिस्ट खोलिए, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेकंड ग्रेड वाली प्लेलिस्ट खोलिए, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीट की प्लेलिस्ट खोलिए, यदि आप कक्षा 6 से 10 में किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप 6 से 10 की प्लेलिस्ट खोलिए और उसके अंदर उसी से रिलेटेड वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे, वहां उनको आप देख लीजिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।